हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट 13 चैप्टर मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, यानी कि जो बिजनेस की इनकम है उसे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनकम का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में जो इनकम है वो बिजनेस इनकम और अकाउंटिंग इनकम को डिनोट करती है। तो जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कहते हैं कि बिजनेस इनकम क्या होती है कि जब नेट असेट्स इंक्रीज हो जाती है, किस कारण से? रिवेन्यू ज़्यादा होने से, एक्सपेंस से। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझे कि जब रिवेन्यू एक्सपेंस से ज़्यादा होती है जिससे नेट असेट इंक्रीज हो जाते हो, उसी को बिजनेस इनकम कहा जाता है। यानी कि जब बिजनेस का रिवेन्यू बिजनेस का ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सपेंसेस, तो जिससे क्या होता है कि जो नेट असेट्स होती है, नेट असेट्स वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि रिवेन्यू होता क्या है। रिवेन्यू रिप्रेजेंट करके चलता है इंक्रीज इन असेट, कि रिवेन्यू में क्या होगा, या तो असेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि या तो असेट इंक्रीज होगी या फिर लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी। यानी कि एक नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस एक्टिविटी से, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी होती है उससे या तो बिजनेस की असेट्स बढ़ गई या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, उसको रिवेन्यू कहा जाता है। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गुड्स को सेल करना। अगर मेरा प्रोफेशन है तो मैं सर्विस को प्रोवाइड कराती हूँ, या फिर दोनों ही काम करते हैं, अगर हम गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कराते हैं। तो जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, यानी कि गुड्स को सेल करके या सर्विस को रेंडर करके जो मेरे पास अर्निंग हुई है, जो कमाया गया पैसा, उसे हम रिवेन्यू में काउंट करेंगे। वहीं एक्सपेंस किसे रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है कि जब असेट्स डिक्रीज हो जाती है या फिर जो लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है। रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसे एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो वेजेस और सैलरी पे की गई हैं, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, वो सभी एक्सपेंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्योंकि एक्सपेंस ये वो एक्सपेंस है जो रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए गए हैं। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एक पार्टिकुलर पीरियड की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है कि कितना टोटल रिवेन्यू है जो कमाया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। उसमें से लेस कर देते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस को, यानी कि कितना खर्चा किया गया है इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अगर टोटल रिवेन्यू कम है टोटल एक्सपेंसेस से, तो डिफरेंस आएगा लॉस का। अगर टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है टोटल एक्सपेंसेस से, तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट का। ये रिवेन्यू कम का मतलब क्या है कि हमने कमाया कम है, खर्चे ज़्यादा हो गए। जब कमाई कम है खर्चे ज़्यादा तो नुकसान है, जब कमाई ज़्यादा खर्चे कम तो क्या है, फ़ायदा है। तो हम जब नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना हुआ है, तो उसमें हम टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस कितने किए गए इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी एक पार्टिकुलर पीरियड की। यानी कि अगर सिंपल सी वर्डिंग में अगर हम बात करें तो नेट इनकम हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? कंपैरिजन करके सेल्स रिवेन्यू का, यानी कि जो सेल करके जो रिवेन्यू जनरेट किया गया और कितना कॉस्ट आया है रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो हम उस रिवेन्यू और कॉस्ट का कंपैरिजन करके नेट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फीचर्स क्या होती है बिजनेस इनकम की? फर्स्ट फीचर आती है कि जो बिजनेस इनकम बेस्ड होती है एक्चुअल ट्रांजेक्शन में, कितना गुड्स को सेल करके रिवेन्यू जनरेट किया गया। अगर एक प्रोफेशन है तो कितना रिवेन्यू जनरेट किया गया सर्विस को रेंडर करके। तो अगर मैं उस रिवेन्यू में से माइनस कर देती हूँ टोटल एक्सपेंसेस को, कि इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना एक्सपेंस किया गया है, तो मेरे पास बिजनेस इनकम है जो कैलकुलेट हो जाती है। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही ट्रांजेक्शन है जो इसमें शामिल की जाती हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेस के बाहर वाली पार्टीज़ के साथ की जाती हैं, जैसे ग्राहक के साथ जो की जाती है ट्रांजेक्शन, विक्रेता के साथ, बैंक के साथ, ऐसी ट्रांजेक्शन को एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं।
जैसे गुड्स सेल की गई या फिर परचेज की गई या तो कैश में या फिर क्रेडिट में, जो वेतन दिया गया है, जो रेंट पे किया गया या फिर लिया गया है, जो बैंक से लोन लिया गया है, जो कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ, ये सभी किस में आते हैं? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स में आती हैं। यानी कि ये बिजनेस के बाहर की जो पार्टीज होती हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन की जाती है वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती हैं। जो ये ट्रांजेक्शन होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन और बाहर की जो एंटिटी होती है उनके बीच में लेन देन से जुड़ी होती हैं, जबकि इंटरनल ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो बिजनेस के अंदर ही होती हैं, किसी बाहरली पार्टी से संबंधित नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया गया है, जो गुड्स हैं उन गुड्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र करना। डिपार्टमेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं। जो ऑनर होता है, ऑनर ने जो प्राइवेट यूज़ के लिए किसी असेट्स को निकाल ली यानी कि ड्राइंग कर ली, बिजनेस की ये इंटरनल ट्रांजेक्शन के अंदर कवर किया जाएगा। जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, जो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं जैसे बैड डेट के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट करना, ये जो ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। यानी कि अगर सिंपल सी वर्डिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब समझें, इंटरनल ट्रांजेक्शन तो बिजनेस के अंदर ही होती हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के बाहरली पार्टी के अंदर मतलब बाहरली पार्टी के साथ है जो की जाती हैं। इंटरनल ट्रांजेक्शन में जो डेप्रिसिएशन प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के अंदर जो गुड्स को सेल करना, जो वेजेस पे की गई हैं, जो उधारा लिया गया पैसा वो शामिल किए जाते हैं। जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होती हैं ज़्यादातर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, क्योंकि इसमें जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना ये कोई कैश में नहीं होता, ये सिर्फ प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है। वहीं जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती हैं ये इमीडिएट कैश में या फिर क्रेडिट फ्लो में की जाती हैं। नेक्स्ट फीचर आते हैं कि जो बिजनेस इनकम होती है वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। हमने जब अकाउंटिंग कंसेप्ट कवर किए थे तो उसमें आता था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो बिजनेस की पूरी लाइफ होती है ना उसे आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। यानी कि बिजनेस तो क्या है, 100 साल चले 200 साल चले तो क्या आप तब तक वेट करोगे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का? नहीं। तो क्या किया जाता है कि जो पूरी लाइफ होती है ना बिजनेस की उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो छोटा हिस्सा क्या होता है ये अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। अगर मुझे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक अकाउंटिंग पीरियड है जो मैं कंसीडर करके चलूँगी, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलेगा। जो ये टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसे या तो हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए हम देखते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस ने कितना इनकम है जो कमाया है और कितने एक्सपेंस जो कर दिए गए हैं। ये जो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की ये ज़रूरी होती है स्टेक होल्डर के लिए जाननी। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जैसे ऑनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गई है। इन्हें बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसी कारण से जो एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितनी इनकम जितने एक्सपेंस होते हैं उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर हम कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं, कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं और 31 दिसंबर को है जो एंड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनी है जो कैलेंडर ईयर को है जो अकाउंटिंग ईयर मानती हैं, जबकि कुछ कंपनी है जो सरकारी और जो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी होती हैं वो इस अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक है जो चलेगा, जो इंडिया के अंदर यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट फीचर आता है कि बिजनेस इनकम बेस्ड है रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू के ऊपर है। रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट कहता था कि आप कब मानोगे कि आपके जो बिजनेस की इनकम है वो जनरेट हो चुकी है। रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहते हैं कि जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन कर दी ना, ट्रांजेक्शन कर दी तो आप मान लो कि आपका रिवेन्यू जनरेट हो चुका है। चाहे आपको कैश रिसीव हुई है चाहे कैश रिसीव नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई है यानी कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है आप क्या मानो कि आपकी रिवेन्यू जनरेट हो चुकी है। जब आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हाँ मेरी रिवेन्यू हो चुकी है, क्योंकि जैसे आपने गुड्स को सेल किया, ओनरशिप ट्रांसफ़र की गुड्स की, तो आपकी रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिवेन्यू जनरेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यू।
अब उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, 10,000, 20,000, 30,000, कितना जनरेट हुआ है रेवेन्यू, उसको हम मेजरमेंट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मशीन है जो 70,000 रुपये की सेल की गई है और ये जो मशीन है वो डिलीवर कर दी है कस्टमर को। अब ऑनरशिप किसके पास आ गई, कस्टमर के पास आ गई है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि जैसे ही आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी तो आप क्या मानोगे, आपकी रिवेन्यू जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 70 में से 20,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो 50,000 रुपये जो रिसीव हो चुके हैं। तो रिवेन्यू मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आपने मेजर कर लिया कि कितना अमाउंट है जो आपको एक्चुअल में रिसीव होगा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट तो कहते हैं कि जैसे गुड्स डिलीवर हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, वैसे आप रिकॉग्नाइज कर लो रिवेन्यू जनरेट हो गया। वहीं रिवेन्यू मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आप मेजर करो कि कितना रिवेन्यू आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे मनी की टर्म में मेजर किया गया कि 50,000 हमें रिसीव हो जाएंगे 70 में से 20 डिस्काउंट को माइनस करके। नेक्स्ट कहते हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये रियलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये इग्नोर करती है अनरियलाइज्ड गेन। कौन सी अनरियलाइज्ड गेन, जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। क्यों रियलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टॉक को होल्ड कर लिया गया है। जो गुड्स का स्टॉक था उसे बेचा नहीं गया, उसे होल्ड कर लिया गया है। फिक्स्ड एसेट्स को होल्ड कर लिया गया है। तो ऐसे अनरियलाइज्ड गेन को ये इग्नोर करता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता क्या है, समझते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट को हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट की जैसे आपने गुड्स को सेल किया, आप क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो कि रिवेन्यू क्या हो चुकी है, रियलाइज हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। यानी कि कहते हैं कि आप रिवेन्यू को कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपने कमा लिया, चाहे उसका आपको कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं रिसीव हुआ, ये मैटर नहीं करता। जैसे आपने ट्रांजेक्शन कर दी, आप साथ के साथ उसे रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए कि 1 नवंबर को गुड्स सेल की गई 20,000 की, उधार पे बेची, ये क्रेडिट में गुड्स सेल की है, लेकिन कस्टमर से हमें 20 नवंबर को अमाउंट रिसीव हुई है। तो ये कंसेप्ट कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट, जिसे रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहते हैं कि आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड करो। कब रिकॉर्ड करो, 1 नवंबर को। क्यों, क्योंकि आपने गुड्स डिलीवर कब किए हैं, 1 नवंबर को किए हैं। तो यहाँ पे कैश चाहे बेशक 20 नवंबर को रिसीव हुआ है, लेकिन हमने रिकॉर्ड कब कर लिया, रिवेन्यू को 1 नवंबर को रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस ट्रू पता कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की वो ट्रू पता कर सकें, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट फीचर आते हैं कि बिजनेस इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जब मैं बिजनेस इनकम कैलकुलेट करूँ ना, तो मैं पहले आइडेंटिफाई कर लूँ कि कौन सी कॉस्ट है जो की गई है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। क्योंकि मैंने क्या करना है, रिवेन्यू और उस रिवेन्यू को जनरेट करने के ऊपर जितना कॉस्ट आ गया उसका कंपेरिजन करके ही मैंने क्या करना है, इनकम कैलकुलेट करना है बिजनेस का। तो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए मुझे जरूरी है पहले रिवेन्यू और उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट है उन दोनों को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कंसीडर करेंगे एक्सपेंस के रूप में जो कॉस्ट यूज़ की गई है, कंज्यूम की गई है रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जैसे डेप्रिसिएशन एग्जांपल होता है एक्सपायर कॉस्ट ऑफ असेट का, जबकि अनएक्सपायर जो कॉस्ट होती हैं वो ट्रीट करते हैं हम एज असेट की तरह। जैसे बुक वैल्यू प्लांट का, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री एटसेट्रा। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सपायर कॉस्ट कौन सी होती हैं और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कौन सी होती हैं। जो एक्सपायर कॉस्ट है, अनएक्सपायर कॉस्ट है, इन दोनों को ही हम असेट्स के कंसेप्ट में जो कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं जो भी खर्चे किए जाते हैं। अब बात आती है एक्सपायर्ड कॉस्ट की। एक्सपायर कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका यूज़ बिजनेस में हो चुका है, ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है, और जो ये एक्सपायर्ड कॉस्ट है अब ये बिजनेस को किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट है जो नहीं दे रही, इसे एक्सपेंस की तरह हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस को फिर हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपायर्ड कॉस्ट एग्जांपल आते हैं कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है असेट्स के ऊपर, रेंट जो 1 महीने का ऑलरेडी चुकाया जा चुका है, पे कर दे जो ऑलरेडी जो बनता था रेंट 1 महीने का, जो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया जा चुका है गुड्स को बनाने के लिए, जो लेबर को पे किया जा चुका है अमाउंट सैलरी के रूप में, वो अमाउंट ऑलरेडी पे की जा चुकी है, यानी कि उन कॉस्ट का बेनिफिट ऑलरेडी बिजनेस के अंदर लिया जा चुका है। ऐसी कॉस्ट को हम एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं। जबकि अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं
जिनको अभी तक कंप्लीटली यूज़ है, जो नहीं किया गया बिजनेस के अंदर, इनका यूज़ है जो फ्यूचर बेनिफिट के लिए किया जाएगा, उसे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट हम कहेंगे। ये भी एक तरह की असेट्स होती है, इस कारण से इसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रीपेड रेंट, क्योंकि प्रीपेड रेंट का बेनिफिट हमें कब होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। मशीनरी जिसकी अभी लाइफ पड़ी है, यूज़ करेंगे अभी उसको बिजनेस के अंदर। इन्वेंट्री जो अभी तक है, जो बेचा नहीं गया, जो स्टॉक अभी तक बेचा नहीं गया, उसे हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे। ऐसे जो इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया जा चुका है, ये सब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सपायर्ड कॉस्ट और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को समझें, यानी कि एक्सपायर्ड कॉस्ट ऐसी हैं जिनका बिजनेस के अंदर ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है, बेनिफिट लिया जा चुका है, जबकि अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऐसी होती है जिनका अभी बिजनेस के अंदर यूज़ करना बाकी है, इसको अभी फ्यूचर के अंदर और यूज़ करेंगे। और जो एक्सपायर्ड है, ये यूज़ की जा चुकी है, इस कारण से इसे हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। इनका यूज़ अभी फ्यूचर के अंदर करना बाकी है, इस कारण से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स होती हैं और इसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आते हैं इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो मशीन मैंने यूज़ कर ली, उसकी जो घिसावट होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि इसका क्या हो चुका है, यूज़ हो चुका है, ये एक्सपायर्ड कॉस्ट के अंदर आता है। जबकि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर क्या होता है, जो स्टॉक अभी बाकी है, रिमेनिंग स्टॉक, इसे मैं क्या करूँगी, फ्यूचर के अंदर सेल करूँगी और मैं बेनिफिट लूँगी, तो इसे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि जो खर्च किया जा चुका है और उसका फ़ायदा भी ले चुका है बिजनेस, जबकि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऐसा खर्चा जो अभी भविष्य में है, जो हमें बेनिफिट दे सकता है, फ्यूचर के अंदर है जो उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट फीचर आती है कि जो बिजनेस इनकम है वो मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आपने जितना इनकम जनरेट किया, आपने जितना एक्सपेंस किया, वो सब रिकॉर्ड करो, मैच करके चलो आप, ताकि ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का जो पता लगाया जा सके। एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना ट्रू प्रॉफिट जनरेट किया या फिर लॉस सफर किया है, उसके लिए मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। मैचिंग नाम से क्लियर है कि मैच करो, कि जितना आपने रिवेन्यू जनरेट किया है उस रिवेन्यू को हमने मैच कर देना उस कॉस्ट के साथ जो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए आई है, यानी कि रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों को मैच करके चलेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना रिवेन्यू कितना कॉस्ट हुआ है, ताकि ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का पता किया जा सके। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था, बिजनेस इनकम का मीनिंग क्या और फीचर क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्रोसीजर क्या है मेजरमेंट करने का बिजनेस इनकम को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।